पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था कि अर्थ किस तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, और फिर हमने ये भी देखा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो ज्योग्राफिकल होता है उससे थोड़ा सा हट करके होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिज्म का, और सही मायने में जो बिहेवियर होता है वो उसका अपोजिट होता है, जिसे हम नॉर्थ पोल मैग्नेटिज्म कहते हैं, लेकिन वो बिहेव करता है एज ए साउथ पोल। वो क्यों होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक है, आखिर वो अपनी बिहेवियर क्यों शो करता है, क्या वजह है, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो पूरी मैग्नेटिज्म जो रिलेटेड होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रॉन आखिर किस तरीके से मूव करता है। हम सब ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका सराउंडिंग में क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता रहता है। तो ये अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इसका मूवमेंट ये होगा, इस तरीके से मान लीजिए वो रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, और हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तभी करंट का फ्लो होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि ये एक सर्कुलर लूप है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा फ्लो का, उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्या होगा, करंट का डायरेक्शन। अब करंट कैरिंग लूप, पिछले चैप्टर में ध्यान दीजिए, करंट कैरिंग लूप से क्या होता था, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी, और उस मैग्नेटिक फील्ड से हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट होगा। तो यहां पर वही बात की गई है कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट होगा, और ये इलेक्ट्रिक करंट, जो दिस करंट लूप बिहेव्स लाइक एज मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, m = I × A। अब बात करते हैं कि यहां पर एक तो ये हमने जान लिया कि भाई करंट, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पर है तो वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह होगा, और जिसके वजह से मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा वो। तो क्या सिर्फ इसी की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। ये तीन वजह से वहां पर मैग्नेटिज्म शो करता है। वो तीन वजह कौन से, पहला वही है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी डिस्कस किया। दूसरी वजह होती है मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विथ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम सब जानते हैं कि अर्थ का मोशन सन के सराउंडिंग में कैसा होता है, एक तो रोटेशनल मोशन होता है, दूसरा अपने एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है। लेकिन क्या कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट तो करता है, लेकिन अपने एक्सिस पर भी स्पिन करता रहता है, लट्टू की तरह स्पिन करते हुए क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये जो मोशन है उसका स्पिन, जो एंगुलर मोशन है उसका, उस स्पिन मोशन की वजह से भी वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, मैग्नेटिज्म आता है वहां पर। दूसरी वजह हो गई। तीसरी वजह होता है वहां पर जो उसका न्यूक्लियस होता है, ये बीच में न्यूक्लियस, इसकी वजह से। लेकिन मेजर पार्ट जो मैग्नेटिज्म शो करता है वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से शो करता है। इसलिए हम यहां पर आपके जो सिलेबस में स्टडी करना है वो इसी के बारे में स्टडी करना है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी जो सेकेंड एंड थर्ड रीजन है उसको हमें स्टडी नहीं करना है। अगर उसको पढ़ना होगा तो पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बस ये जानते रहिए कि इनकी वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट वहां पर डेवलप होगा। लेकिन यहां पर देखिए स्टार बना के मैंने लिखा हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू बी एंड सी इज वेरी स्मॉल। तो इसके बारे में आपके बुक में एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है, और ना ही आपके सिलेबस में है इसके आगे। अब एक रीजन तो हमने जान लिया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब जब इसके बारे में पढ़ना तो एक बात और समझिए, देखिए ये जो ऑर्बिटल मोशन है इलेक्ट्रॉन का, इस ऑर्बिटल मोशन में करंट फ्लो का एक डायरेक्शन में मिल रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन में मिलेगा हमें, जो राइट हैंड कर्ल रूल से लगाएंगे तो वो मिल जाएगा हमें। तो उसका एक सर्टेन डायरेक्शन होगा, क्लियर, उसका क्या होगा, एक सर्टेन डायरेक्शन होगा। अब मान लीजिए कोई एक मटेरियल हमने ले लिया जिसके एटम की बात की जाए, जिसके एटम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हीलियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2 होगा। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसमें इस इलेक्ट्रॉन के इस तरीके शो किया जाता है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर में मिलेंगे,
जनरली जहां इलेक्ट्रॉन पेयर में मिलेंगे वो एक दूसरे के मैग्नेटिज्म जो शो हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, और जब ये कैंसिल हो जाता है तो यहां पर कोई मैग्नेटिज्म शो नहीं होता। कह रहा है इन सम एटम्स द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसिल्ड इन पेयर्स। तो जब पेयर में होगा तो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। इस तरीके के जो मटेरियल होंगे उन्हें कहेंगे हम डायमैग्नेटिक। अभी मैं आगे डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और जो पैरामैग्नेटिक उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां से एक उसका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आपको ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, इसको पढ़ना है। तो उसमें इसका इंट्रोडक्शन आता है। तो यहां से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया कि डायमैग्नेटिक कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं और दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। दूसरी बात, अगर पेयर में ना होकर के क्या करें, एक दूसरे को कैंसिल ना करें, तो उस वक्त हमें दो तरीके के मिल सकते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें भी आगे जाकर के जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो इन दोनों में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आखिर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो इसमें हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट वहां पर डेवलप्ड होता है। अब हम जानेंगे कि इस मैग्नेटिक मोमेंट को क्या हम किसी एक्सटर्नल फील्ड के थ्रू, एक्सटर्नल ऑक्सिलरी किसी चीज के थ्रू क्या हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से वहां पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और फिर हमने ये भी जाना कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर देंगे, जिसे हमने डायमैग्नेटिक कह दिया। और अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो अनपेयर्ड होंगे। अब एक बात समझिएगा, मान लीजिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हमने वो केस लिया जिसमें वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं। जब कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके मैग्नेटिक डाइपोल का एक डायरेक्शन होगा। ऑब्वियसली क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, किसी डायरेक्शन हो। तो उस एटम को जो यहाँ शो किया जाता है वो किसी डायरेक्शन से, किसी एरो से ऐसे करके शो किया जाता है। ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक डाइपोल को शो करता है। क्या शो करता है ये, मैग्नेटिक, देखिए नया टर्म है, ध्यान समझिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल शो करता है। मैग्नेटिक डाइपोल कैसे आया, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्यूशन की वजह से वहां पर उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से समझिए एक तरीके से करंट कैरिंग लूप हो गया वो, और करंट कैरिंग लूप की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां मैग्नेटिक डाइपोल होगा। क्लियर, उस मैग्नेटिक डाइपोल कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है। पेयर में होंगे तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब बात करते हैं कि चलो वो पेयर में नहीं है तो उसको, उस एटम को, क्योंकि एक एटम की बात की जा रही है तो उसमें पेयर में नहीं है, तो इसका मतलब उस एटम को मैं एरो शो कर रहा हूं। ये एक एटम है जो कि मैग्नेटिक डाइपोल को दिखा रहा है। क्लियर, यहां तक पहुंच गया। अब मान लीजिए कोई एक मटेरियल है और उस मटेरियल में ये मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब ये सब एटम्स हैं, ये एटम्स का अरेंजमेंट है। ये एरो क्या दिखा रहा है कि इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसका डायरेक्शन है। क्लियर, अब मैंने कहा कि भाई एक की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरे की वजह से फिर मैग्नेटिक मोमेंट, तीसरे की वजह से फिर मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये किसी एक अगर मटेरियल की बात की जाए तो पर मिलीमीटर क्यूब में देखें, पर मिलीमीटर स्क्वायर में देखें, मतलब एक छोटा सा एरिया लें, उसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल कितने होते हैं, 10⁻20 के आसपास, 10⁻20 के आसपास उसमें मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में। एक मोटा मोटे बात समझ लीजिए, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ध्यान समझिए, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन जब पेयर में था तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा था, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इनका जीरो ही होगा, क्योंकि ये कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। क्लियर, लेकिन अगर मैं इनके डायरेक्शन को सेम कर दूं, किसी एक तरफ इनको अलाइन कर दूं, जैसे आपने कोई घोड़े के बग्गी ली, उसमें 4 घोड़े बांधे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, तो क्या करेगा, उसका मूवमेंट कहीं होगा,
कोई मोशन होगा? नहीं होगा। वही हालत यहाँ पर है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चारों जो घोड़े मेरे हैं उनको किसी एक डायरेक्शन में अलाइन कर दूँ। मान लो मैंने 3 को अलाइन कर दिया और चौथे के थोड़ा सा इधर भी जा रहा है तो भी मोशन होगा वहां पर। वही काम मैंने किया इसमें, वही काम किया मैंने इसमें। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए इस फिगर में, देखिए यहां पर कुछ एरो क्या है, वो अलाइन नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्या है, अलाइन है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? क्वेश्चन एराइज होता है ये होगा कैसे, कि आखिर आपने अलाइनमेंट कर कैसे दिया? तो उसकी वजह देखिए, इफ ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नली बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाई किया। उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, ये सब के सब अलाइन हो जाएंगे। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वहां पर किसी चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है, F=QE रखता है। और जब किसी हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों में समझिएगा, हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो डाइपोल पर क्या लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, ये कपल बन जाता है और टॉर्क बन जाता है। तो क्या करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं ना। वही सेम अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया। हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाया जिसने इन सब को क्या करिया, सारे घोड़ों क्या करे, एक डायरेक्शन दे दिया। कुछ को डायरेक्शन नहीं माने लेकिन वो फिर भी उसी डायरेक्शन में आसपास है। अब क्या होगा, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं होगा, अब उसकी एक वैल्यू होगी। समझ में आ गया होगा? इसकी वैल्यू होगी कितनी, वो आगे समझते हैं। ये तो बात होगी मैग्नेटिक मोमेंट की। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये जो अलाइनमेंट है, ये जो घोड़े इधर उधर भाग रहे थे, हमने कर तो दिया, तो पूछ रहा है कि भाई क्या इसको और भी अच्छा किया जा सकता है? तो कहता हाँ, चाबुक चलाओ, घोड़े और सीधे हो जाएंगे। तो इसने 2 वजह बताई। क्या वजह बताई? एक तो डिक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो अलाइन हो जाएंगे। और दूसरा वजह बताया, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया था उसको और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, तो ये घोड़ा जो इधर भाग रहा था वो भी क्या होगा, सीधा हो जाएगा। यानी जो चाबुक आपने धीमे चलाया था उसको और तेज चलाइए तो क्या होगा, वो भी सीधा हो जाएगा। अब इसको जरा रिलेट कीजिए, जो मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाया था। अर्थ मैग्नेटिज्म मैंने कहा था कि एक थ्योरी पहले आई थी जिसमें कहा गया था अर्थ के अंदर सेंटर पर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। बार मैग्नेट की वजह से अर्थ क्या है, मैग्नेटिज्म शो करता है। लेकिन बाद में वो थ्योरी फेल हुई। क्यों? क्या कहा गया कि अगर बार मैग्नेटिज्म अर्थ के अंदर होगा तो अर्थ के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, वो तो मैग्नेटिज्म को खो देगा ज़्यादा टेम्परेचर पर। अब समझिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये तो इधर उधर भागने लगेंगे, ये घोड़े क्या करेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, तो फिर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मोशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर क्या करना है, डिक्रीज करना है। इस पॉइंट को अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेट कीजिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे में अलाइन हो, और या फिर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दीजिए। तो ये तो बात हो गई मैग्नेटाइजेशन की। अब बात करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है। आई बुक में किसी और नोटिफिकेशन में भी है, कहीं कहीं एम से है, कैपिटल एम से। मैंने यहाँ दूसरे से लिया है क्योंकि मैंने मैग्नेटिक डाइपोल को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ये होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका सिंपल डेफिनेशन होता है, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन इसको नहीं समझाया गया है ज़्यादा। तो ये क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, नेट, वो आपको समझ लिया आपने। तो क्या होगा, एम नेट अपॉन वी, इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। क्लियर? नोट कीजिए, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। सामने एक न्यूमेरिकल है, कह रहे फॉर ए बार मैग्नेट विथ पोल स्ट्रेंथ m। तो क्या करते हैं, बार मैग्नेट बना लेते हैं। ये हो गया बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और पोल स्ट्रेंथ मतलब किसी भी पोल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, m है, और लेंथ 12, ये लेंथ 12, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, यानी सामने से ये एरिया जो है वो A है,
जैसे ये बार मैग्नेट हुआ, सामने से आप देखेंगे तो क्या है, कौन सा एरिया, ए है। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, यानी क्या पूछ रहा है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है भाई, कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम, ये होता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, जिसे हमने I से रिप्रेजेंट किया था। तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल और ये है वॉल्यूम, इन दोनों का कैलकुलेट कीजिए, रख दीजिए। चलिए यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल, याद करिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो था चार्ज Q इनटू डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस। ऐसे ही मैंने एनालॉजी बताया था, वो था 2L डिस्टेंस और चार्ज था Q। ऐसे एनालॉजी बताया था पोल स्ट्रेंथ M इनटू डिस्टेंस 2L, यानी यहाँ पर क्या होगा M इंटू 2L, 2ML ये होगा। और बात करते हैं वॉल्यूम की, तो देखिए अगर इस सर्कुलर रॉड का वॉल्यूम निकालना हो तो इसका एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होगा। हाँ वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, मैग्नेटिक डाइपोल मैंने बताया था पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, एनालॉजी में पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में ना। अब बात करते हैं वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम की, तो एरिया क्या है A और लेंथ है 2L, तो 2AL हो गया वॉल्यूम। वैल्यू रख देते हैं I इज इक्वल टू M की वैल्यू 2ML अपॉन 2AL, कैंसिल हो गया, I आ जाएगा आपका M बाई A, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं अगर आएंगे तो, वरना थ्योरी आती है। नहीं, हाँ यूनिट वहां से तो एम्पेयर मीटर होगी, उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यूनिट है ना। चलिए आइए एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा सा मिलते जुलते चीजें हैं, 2 मिनट। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अभी देखिए जो मैंने पढ़ाया था कि कोई मटेरियल लिया आपने, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल, ये जो एटम को हम शो कर रहे थे, एरो शो कर रहे थे ना, तो सब एरो क्या थे, अलग अलग डायरेक्शन में थे। नोट कर लेना, अभी जगह तो है, नोट कर लेना, समझ लो पहले क्या थे, सब एरो अलग अलग डायरेक्शन में थे। मैंने उसका एग्जांपल दिया कि वो सब हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं। आपने क्या किया कि एक्सटर्नल फील्ड लगाया, वो एक डायरेक्शन में चले गए। तो वही काम किया जा रहा है कि जो कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैटर इज ड्यू टू 2 फैक्टर्स। भाई जो मटेरियल था हमारे पास, मान लीजिए ये मटेरियल है, और आपने क्या किया कि इन सबको अलाइन कर दिया, तो इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटाइजेशन आया, वो किसकी वजह से आया, एक तो इसकी वजह से होगा ही होगा, क्योंकि वो सब क्या हुए, एक लाइन में हो चुके हैं, और दूसरा आपने एक्सटर्नल फील्ड भी तो अप्लाई किया। तो यहां पर क्या गया, 2 चीजें वजह से, एक इंटरनल फैक्टर्स है और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर। तो जो इंटरनल फैक्टर है ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, वो आई है, पढ़ चुके हैं उसके बारे में, यही तो पढ़ा भी। और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया बी, या आप करंट कैन कॉइल लगा दीजिए तो भी तो वही बात होगी। आप या तो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड ही लगा दीजिए, करंट कैरिंग कॉइल लगा दीजिए। तो एक्सटर्नल क्या कह रहा है, ड्यू टू सम करंट कॉइल और एक्सटर्नल फील्ड, जिसे H कहा जाएगा, इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। तो जो बी नेट है, नेट इसके अंदर जो बी नेट है वो 2 वजह से है ना, एक तो इंटरनल इसकी वजह से और दूसरा एक्सटर्नल इसकी वजह से। तो देखिए बी नेट जो है, बी इंटरनल और बी एक्सटर्नल। बी नेट का मतलब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज आपने क्या किया कि एक आदमी को पैसे दिए 50 रुपये, और उसके पास 30 रुपये पहले से थे, तो टोटल कितना हुआ 80। तो वो कहेगा भाई आपके पास 80 रुपये कैसे हो गए, कह रहा है 30 रुपये मेरे इंटरनल है और 50 रुपये एक्सटर्नल है। हाँ, तो वो कह रहा है नेट अमाउंट मेरे पास 80 है। हाँ, तो ये टोटल है नेट अमाउंट, ठीक है। कुछ उसके पास है और कुछ आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया। जो है उसे आई कहा गया, जो अप्लाई किया गया उसे एच कहा गया। तो यहाँ क्या होगा, दोनों का प्रोपोर्शनल है
H प्लस आई प्रोपोर्शनल होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, H प्लस आई, बी नेट क्या है, H और I दोनों को ऐड करके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे बी नॉट, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ से H की वैल्यू आती है ये आपको बुक में ये फॉर्मूला मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, H प्लस आई प्लस H, म्यू नॉट, परमिबिलिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था ना वहां पर, वही है। ध्यान दीजिएगा, आपको बुक में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ये मिलता है डायरेक्ट। ये आता कैसे, इससे आता है, ये H प्लस आई इज इक्वल टू बी नॉट है, बी एन है नेट फोर्स, और वो इसमें ये हो गया म्यू नॉट, यहाँ पर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक है। जब उसको हटाएंगे तो यहाँ से जब हम इसको क्या करेंगे, म्यू नॉट नीचे लेके आएंगे और H की वैल्यू लाएंगे तो ये आएगा। तो ये जो H है वो क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर, समझ में आया? अब नोट कर लीजिए इसको।